पिछले पार्ट में हमने चर्चा की मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान के विषय पर। आज हम जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसका नाम चौधरी रहमत अली है। टू नेशन थ्योरी को मोहम्मद अली जिन्ना से पहले चौधरी रहमत अली ही लेकर आया था। आज हम इन्हीं की बात करेंगे और जानेंगे कि जिस पाकिस्तान के लिए इन्होंने अपना सब कुछ दांव पर तो लगा लिया, लेकिन उसी पाकिस्तान ने उनको बर्बाद करके छोड़ दिया। रहमत अली का जन्म 16 नवंबर 1897 पंजाबी मुस्लिम परिवार में हुआ। इतिहासकारक के अजीज, जो रहमत अली को करीब से जानते थे, उनका कहना यह है कि रहमत अली गुज्जर ट्राइब से ताल्लुक रखते थे। पंजाब के होशियारपुर जिला में पले बड़े। सन 1918 लाहौर के इस्लामिया कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी की, फिर लाहौर के एटकिंसन कॉलेज में पढ़ाने का काम किया। इसके करीब 6 सालों तक सर नवाब मुराद बख्श खान मजारी के एडवाइजर रहे। सन 1931 वह इंग्लैंड चले गए। सन 1933 उन्होंने इमैनुअल कॉलेज से बीए डिग्री हासिल की। सन 1940 यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से एमए डिग्री हासिल की। इंग्लैंड में उन्हें पाकिस्तान का ख्याल दिमाग में आया। मोहम्मद इकबाल ने बताया कि सन 1930 में जब वे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए, तब रहमत अली उनसे मिलने आए और उनसे पूछा था कि इस्लामाबाद में उनके द्वारा प्रस्तावित मुस्लिम राज्य सरकार का नाम क्या होगा। इकबाल ने उनको बताया कि वे इसी प्रांतों के नाम के आधार पर एक संक्षिप्त नाम पाकिस्तान कहेंगे। 28 जनवरी 1933 रहमत अली ने पैम्फलेट जाहिर किया, जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉरएवर। पाकिस्तान शब्द का तात्पर्य भारत की 5 उत्तरी यूनिट्स अर्थात पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान से है। इसके बाद रहमत अली ने विस्तार से चर्चा करते हुए कहा, पाकिस्तान एक फारसी और उर्दू दोनों शब्द है। यह हमारे सभी दक्षिण एशियाई देशों यानी पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान के नामों से लिए गए अक्षरों से बना है। इसका अर्थ है पाक की भूमि, आध्यात्मिक रूप से शुद्ध और स्वच्छ। पाकिस्तान की नींव रखते हुए रहमत अली ने कहा, हमारा धर्म और संस्कृति, हमारा इतिहास और परंपरा, हमारी सामाजिक संहिता और आदर्श व्यवस्था और उत्तराधिकारिक मौलिक रूप से भिन्न है। हम आपस में भोजन नहीं करते, आपस में विवाह नहीं करते। हमारे राष्ट्रीय रीति रिवाज और कैलेंडर, यहां तक हमारा खान पान और पहनाव भी अलग है। चौधरी रहमत अली ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने पाकिस्तान के नाम पर आज़ादी का आंदोलन शुरू किया। 1934 में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट का गठन किया और 1935 में पक्षित पाकिस्तान अखबार भी निकाला। सन 1934 चौधरी रहमत अली और उनके दोस्तों ने मोहम्मद अली से मुलाकात की और पाकिस्तान के विचार के लिए उनका समर्थन मांगा। जिन्ना ने जवाब दिया, मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी मत करो, पानी को बहने दो और वह अपना स्तर खुद बना लेगा। रहमत अली ने कई पर्चे प्रकाशित किए जिसमें उन्होंने खुद को पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन का संस्थापक बताया। इन पर्चों में उन्होंने उपमहाद्वीप के नक्शे शामिल किए, जिसमें संभवित मुस्लिम राज्यों की सूची थी, जिनमें हैदरिस्तान, सिद्दीकिस्तान, फारूकिस्तान, मोइनिस्तान और मपलिस्तान शामिल थे। श्रीलंका में सफिस्तान और नसरिस्तान प्रस्तावित थे। अपने मानचित्रों में उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप का नाम बदलकर पाकसिया रखा या फिर दीनिया। दीनिया का अरबी में अर्थ है विश्वास की भूमि। दीनिया को पाकिस्तान, उस्मानिस्तान यानी हैदराबाद, दक्कन और पड़ोसी क्षेत्र, साथ में बंगिस्तान यानी बंगाल दर्शाया गया था। बंगिस्तान में पूर्वी बंगाल और असम के पूर्व मुस्लिम प्रांतों को बंगाली, असमिया और बिहारी मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य बंगिस्तान बनाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने हैदराबाद को उस्मानिस्तान नामक एक इस्लामी राजतंत्र बनाने का प्रस्ताव दिया। चौधरी रहमत अली का टू नेशन थ्योरी ने इतिहास के सबसे बड़े जहर के बीज को बो दिया। उनके प्रस्ताव ने कई मुस्लिम नेताओं के मन में अपनी राजनीति मुद्दों को प्रस्तुत करने की योजना बना दी। मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरुआत में चौधरी रहमत अली का साथ न दिया। टू नेशन थ्योरी कभी उनकी राजनीति का मुद्दा भी न था। मोहम्मद अली जिन्ना वक्त के साथ समझ गए कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए मुसलमानों का झूठा मुद्दा उठाया जाए। पाकिस्तान का मुद्दा उन्हें चौधरी रहमत अली के प्रस्तावना से मिली और बस मोहम्मद अली जिन्ना ने लगा दी टू नेशन थ्योरी की आग, जिसमें उन्हें 1947 में सफलता भी मिली। चौधरी रहमत अली के बिना पाकिस्तान बन गया।
उनका सपना पूरा तो हुआ, लेकिन सपना उनके लिए नाइटमेयर बन गया। एक ऐसा नाइटमेयर जो उनके लिए हकीकत में बदलकर उनका सब कुछ छीन लिया और ऐसा अंत दे गया जिसने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान ऐसा आस्तीन का सांप है जो अपनों को भी डस सकता है। वैसे चौधरी रहमत अली ने जिन्ना और लियाकत अली खान के साथ पाकिस्तान के मुहिम में शामिल क्यों न हुए, यह प्रश्न आप सभी के मन में आया ही होगा। तो इसका उत्तर है असंतोष की भावना। रहमत अली के हिसाब से जिन्ना का पाकिस्तान बहुत छोटा था। उस पाकिस्तान में न हैदराबाद था, न आसाम और न कश्मीर था। इस बात से खफा रहमत अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान अभियान में शामिल न हुए। 1947 में जब पाकिस्तान बना तब इंग्लैंड में रहमत अली अपने घर में था और अपने द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान न होने का दुख मना रहा था। 1 साल बीता और रहमत अली ने सच्चाई को स्वीकार कर लिया और इंग्लैंड में अपना घर बेचकर लाहौर चला गया। लाहौर में रहकर रहमत अली ने अपने असंतोष भावना को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। यहां तक मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ बयान देना शुरू किया। पाकिस्तानी सरकार को पदभ्रष्ट, लालची और स्वार्थी कहा। मुसलमानों को संबोधित करते हुए जिन्ना के पाकिस्तान में सेक्युलर नीति के बढ़ावे का विरोध किया। जिन्ना को मुसलमानों के लिए खतरा बताया। 1948 भारत द्वारा युद्ध में हार, कश्मीर के विषय में असफलता, महाजिरों के असंतोष का मुद्दा बनाकर जिन्ना पर निशाना साधा। सबसे बड़ी बात तो यह हो गई कि पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को गद्दार आजम कहा। इस बात से क्रोधित होकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने चौधरी रहमत अली को देश निकाला कर दिया। उसके घर को जब्त करवाकर कुछ ही दिनों में ही पाकिस्तान से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। रहमत अली के पास कुछ न रहा। जो खानदानी घर जमीन था वो होशियारपुर पंजाब में था और वो भारत का हिस्सा बन चुका था। रहमत अली का कोई अपना सगा भी नहीं था, घर न जमीन और न देश। 6 महीने में ही पाकिस्तान से बाहर निकाल दिए गए चौधरी रहमत अली की हालत धोबी का कुत्ता न घर का न खाट का जैसी हो गई। अक्टूबर 1948 इंग्लैंड में उनकी वापसी हुई। लंदन के कैम्ब्रिज में वापस आए रहमत अली की जिंदगी के आखिरी 2 साल गरीबी में बीते। कुछ लोगों के अनुसार रहमत अली सड़कों पर भीख मांगते हुए दिखे। नौकरी भी ठीक से न हो पाई और न खर्चे पूरे हो पा रहे थे। 3 फरवरी 1951 रहमत अली की अपने घर में ही मौत हुई। रहमत अली के अंतिम संस्कार को पूरा करने के लिए कोई उसका अपना न था। उसकी लाश को दफनाने का जिम्मा इमैनुअल कॉलेज के मैनेजमेंट ने उठाया। मास्टर ऑफ इमैनुअल कॉलेज ने कैम्ब्रिज में उसकी लाश को दफनाया। इमैनुअल कॉलेज ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज को लेटर भेजा और चौधरी रहमत अली के फ्यूनरल में हुए खर्चे को चुकाने की मांग की। शुरुआत में पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने इस मांग को मंजूरी न दी। 2 साल बाद पाकिस्तानी अथॉरिटी ने मांग को मंजूर किया। आज भी पाकिस्तान में इस बात पर डिबेट कायम है कि चौधरी रहमत अली के अवशेष को पाकिस्तान वापस लाकर सम्मानपूर्वक दफनाया जाए या नहीं। चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान जैसे हजार नहीं बल्कि लाखों मुसलमानों को पाकिस्तान के नाम पर सिर्फ धोखा मिला। पाकिस्तान ने धोखे के सिवाय किसी को कुछ नहीं दिया। भारत में रह रहे मुसलमानों जो पाकिस्तान का ख्वाब यह सोचकर देख रहे थे कि पक्का उन्हें मुसलमान का देश मिलेगा, इस्लाम का कानून, भाईचारा और प्रगति जिंदगी गुजरेगी, वह गलत साबित हुए क्योंकि पाकिस्तान बनने के पीछे की बुनियाद मक्कार, लालच, स्वार्थ और भ्रष्ट गुणों से बनी है। चौधरी रहमत अली ने इतिहास में अपना नाम मूर्खों की सूची में दर्ज किया। कुछ लोग उन्हें फाउंडिंग मेंबर कहते होंगे, लेकिन वो असल में मूर्ख के सिवाय कुछ न थे। हम सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान को मुसलमानों ने हिंसा के जोर पर बनाया। मुस्लिम नेताओं के जोर ने पाकिस्तान बनाया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान को बनाने में सबसे बड़े हाथों में से एक हिंदू नेता का भी हाथ था। हमारे भारत संविधान रचना टोली के सदस्य भीमराव अंबेडकर जी के एक समय के सहायक जोगेंद्रनाथ मंडल की हम आज बात करने जा रहे हैं। कैसे जोगेंद्रनाथ मंडल जैसे दृष्टिहीन नेता पाकिस्तान के रचयिता बने, कैसे पाकिस्तान से हुआ उनका मोह भंग, पाकिस्तान से भारत वापस आने के बाद उनका क्या हुआ। जोगेंद्रनाथ मंडल का जन्म 29 जनवरी 1904 बंगाल के बरिसल जिला यानी आज के बांग्लादेश में हुआ था। 1929 ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने 1934 में लॉ की पढ़ाई पूरी की। हालांकि यह निर्णय मंडल ने कानूनी करियर या पारंपरिक रोजगार को अपनाने के लिए नहीं लिया।
इसके बजाय सामाजिक ढांचे में व्याप्त असमानताओं का सामना करने की गहन प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर, जिसने पहले उनके समुदाय को हाशिए पर रखा था, उन्होंने अपना पूरा जीवन उत्पीड़ितों के सुधार और सामाजिक संवर्धन के लिए समर्पित का विकल्प चुना। जोगेंद्रनाथ मंडल एक कुशल और टूक वचन में बातों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का उत्तम गुण था। जोगेंद्रनाथ मंडल ने 1937 के भारतीय प्रांतीय विधानसभा चुनाव के दौरान एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। उन्होंने बंगाल विधानसभा के लिए बाखरगंज उत्तर पूर्व ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जिला समिति के अध्यक्ष और स्वदेशी नेता अश्विनी कुमार दत्ता के भतीजे सरल कुमार दत्ता को हराकर जीत हासिल की। इस दौरान उनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस और शरद चंद्र बोस जैसे हस्तियों से हुई। जोगेंद्रनाथ मंडल अनुसूचित जाति से थे और वह अनुसूचित जातियों के हक के लिए काम करते। मंडल ने भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर बंगाल में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। इसी बीच सन 1940 मंडल ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। मंडल अनुसूचित जाति और मुसलमानों को एक समान मानते। वह कहते थे कि दोनों अत्यंत पिछड़े लोग हैं, अगर दोनों साथ हो जाएं तो दोनों का विकास होगा। इसी से जोगेंद्रनाथ मंडल को दलित और मुसलमानों का भरपूर समर्थन मिला। जोगेंद्रनाथ मंडल ने 1946 में बंगाल से संविधान सभा के लिए अंबेडकर का चुनाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि भीमराव अंबेडकर को मुंबई से एक सीट हासिल करने में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जोगेंद्रनाथ मंडल दलितों के हक में लड़ाई लड़ते। वह दलितों का उत्थान करना चाहते और बराबरी का हक दिलाने में कोई भी कमी नहीं रखना चाहते थे। इससे वह मुसलमानों को ही दलित समाज का सच्चा साथी मानते थे। बंटवारे से भारत के इंटरिम गवर्नमेंट में वह मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे। स्टैनली वॉलपार्ट ने अपनी किताब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में लिखा था कि जिन्ना के वायसराय वोवेल से मुलाकात की और अपने मंत्रिमंडल में चयन किए गए 5 नामों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को हक्का बक्का कर दिया। उन्होंने मंत्रिमंडल में अपने 5 मुसलमानों में से एक अनुसूचित जाति के सदस्य जोगेंद्रनाथ मंडल का भी नाम पेश किया। बाद में वायसराय ने उनसे कहा, यह तो जैसे को तैसे वाली बात हो जाएगी। चूंकि कांग्रेस ने भी राष्ट्रवादी मुसलमानों को नामजद किया था, इसको उसका जवाब समझा जाएगा। जोगेंद्रनाथ मंडल उस समय बंगाल में कानून मंत्री थे। जोगेंद्रनाथ मंडल मुस्लिम लीग और खास करके जिन्ना के काफी वफादार मंत्री बन गए थे। वह कभी भी मुसलमानों को दलित का वफादार साथी या फिर भाई कहने से नहीं चूकते। धीरे धीरे दलितों को हिंदुओं से दूर कर मुसलमानों के नजदीक ला दिया गया। जिन्ना के वफादार बनने के चक्कर में जोगेंद्रनाथ मंडल ने भारत देश और खास करके हिंदुओं को खत्म कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे में मुस्लिम लीग और अन्य मुसलमानों ने मिलकर पूरे कलकत्ता में और बंगाल के अन्य जगहों में हिंसा कर लाखों हिंदुओं पर भारी नरसंहार किया। उस वक्त कोई हिंदू सरकारी तंत्र उपस्थित न था। चुन चुनकर हिंदुओं के घरों दुकानों को लूटा जा रहा था। छोटे बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। हिंदू महिलाओं को उनके घरों से उठाकर उनका बलात्कार कर उनकी हत्या कर सड़कों पर उनकी लाशों को फेंका जा रहा था। पुरुषों को काटा जा रहा था या फिर जला दिया जा रहा था, वो भी जिंदा। यह सब चल रहा था और कोई भी सामने न आया हिंदुओं के लिए। अंग्रेज प्रशासन जानबूझकर हाथ पर हाथ धरे बैठा था। जोगेंद्रनाथ मंडल मुस्लिम ब्रदरहुड में इतना खो गए थे कि वह अपने मूल हिंदू धर्म को भूल गए। हिंदुओं की दर्दनाक चीखें उनके लिए अपनी आने वाली कामयाबी का मधुर संगीत बन गया। एक घटिया और बददिमाग नेता देखते देखते बन गए दलितों के मनगणत मसीहा जोगेंद्रनाथ मंडल। जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपने दलित भाइयों से अनुरोध किया कि वह मुसलमानों के खिलाफ शस्त्र न उठाए। जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। यहां तक तो चलो समझ में आता है कि जोगेंद्रनाथ का इससे दलितों को शायद बचाने का यह तरीका हो, परंतु जब कोलकाता में स्थित कुछ हिंदू संगठनों ने शस्त्र का उपयोग कर मुसलमानों को मारना शुरू किया और अपने बहू बेटी और बच्चों को बचाकर पूरे कलकत्ता को वापस भारत में लेकर आए, तो जोगेंद्रनाथ मंडल के बयान बिल्कुल बेतुके निकले। उनके अनुसार हिंदुओं ने माइनॉरिटी मुसलमानों का दमन किया।
इन बयानों से इतना सिद्ध हो चुका था कि कथाकथित दलितों के मसीहा जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपनी विवेक शक्ति को खो दिया। मुसलमान भाईचारे में खोए जोगेंद्रनाथ मंडल को हिंदुओं का खात्मा ही उत्तम लग रहा था। मुस्लिम लीग की मांग थी पाकिस्तान और वो 1947 में उन्हें मिल गया। भारत के पश्चिम क्षेत्र से बना पश्चिमी पाकिस्तान, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा से बना पश्चिम पाकिस्तान। रही बात पूर्व पाकिस्तान, तो वो बंगाल के विभाजन से बना। वैसे संपूर्ण बंगाल के पक्ष में थे जोगेंद्रनाथ मंडल। 3 जून 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो जोगेंद्रनाथ मंडल ने मोहम्मद अली जिन्ना के कथाकथित सेक्युलर पाकिस्तान को चुना। जोगेंद्रनाथ के अनुसार दलितों के हित की रक्षा नेहरू गांधी जी का भारत नहीं कर सकता। जोगेंद्रनाथ मंडल के इस फैसले से भीमराव अंबेडकर जी नाखुश थे। उन्होंने जोगेंद्रनाथ मंडल को समझाने का प्रयास किया, परंतु उन्हें विफलता मिली। 15 अगस्त 1947 सिलहट जिले का जनमत संग्रह होना था। सिलहट आसाम को दिया जाए या फिर पाकिस्तान का, इस बात का निर्णय सिलहट के लोगों पर छोड़ दिया गया। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सिलहट में हिंदू मुसलमान की संख्या लगभग बराबर थी, लेकिन उनमें से दलितों की संख्या सबसे ज्यादा थी और उनका वोट किसी भी पक्ष को विजेता बना सकता था। जिन्ना के निर्देश पर जोगेंद्रनाथ सिलहट पहुंचे और दलितों को पाकिस्तान के पक्ष पर लाने को कहा। जोगेंद्रनाथ सिलहट पहुंचे और पूरी मेहनत के साथ पाकिस्तान का प्रचार किया। आखिर में सिलहट के लोगों ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया। सन 1947 पाकिस्तान बनने के बाद जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान संविधान निर्माण के सदस्य बने। जिस दिन मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की शपथ ले रहे थे, उस सत्र के अध्यक्षता की जवाबदारी जोगेंद्रनाथ मंडल को दी। गवर्नर जनरल बनते ही जिन्ना ने सभी धर्म मजहब को बराबर अधिकार देने का फरमान सुनाया। जोगेंद्रनाथ को ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान की कल्पना उन्होंने की, वैसा पाकिस्तान उनके सामने बनकर तैयार हो गया। उन्हें पाकिस्तान का कानून मंत्री एवं श्रम मंत्री बनाया गया। इतिहास में इस बात को देखा जाएगा कि पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री एक हिंदू था। जिन्ना को जब कायदे आजम खिताब देने का प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया, तब सभी अल्पसंख्यक सदस्यों ने इसका विरोध किया, लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल एकमात्र थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस प्रस्ताव का समर्थन किया। जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान में बहुत खुश थे, लेकिन यह खुशी खून के आंसुओं में तब्दील हो गई और इसकी शुरुआत 11 सितंबर 1948 कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मृत्यु से हुई। पाकिस्तान की सत्ता लियाकत अली खान के हाथों चली गई। पूर्व पाकिस्तान में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। उच्च जातीय हिंदुओं की बड़ी तादाद भारत की तरफ पलायन कर गई। बचे रहे तो सिर्फ दलित हिंदू, लेकिन उनके साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला था। हिंदुओं के दुकानों पर लूटफाट हुई। बरिसल जिला में पुलिस कर्मचारी हिंदू महिला को उठाकर ले जाते और उनका बलात्कार करते। राजशाही जिला के फादर थॉमस कैटेनो ने शिकायत दर्ज की और बताया कि सेंथल गांव में मुसलमानों की बड़ी सी टुकड़ी आती और लूटफाट मचाकर घर के पुरुषों को जबरदस्ती घरों में बंद कर देते और उनकी महिलाओं को चिन्हित कर सामूहिक बलात्कार करते। ऐसे न जाने कितने गैर मुसलमानों की शिकायत आती, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती। 20 दिसंबर 1949 की रात खुलना जिले के कलशीरा में 4 पुलिस कांस्टेबल ने जयदेव ब्रह्मा नाम के आदमी की तलाशी लेने के लिए गए। वहां कोई सबूत न मिलने पर 4 कांस्टेबल जयदेव ब्रह्मा की पत्नी को जबरन अपने साथ ले गए। उन 4 कांस्टेबल ने उस बेगुनाह महिला का बलात्कार करने का प्रयास किया। डर और दहशत से चीख रही महिला ने मदद के लिए लोगों को बुलाया। बचाव में उन गांव वालों ने उन 4 कांस्टेबल पर टूट पड़े। इस लड़ाई में 2 कांस्टेबल मारे गए और 2 कांस्टेबल भाग खड़े हुए। अगले दिन डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पूरे फोर्स के साथ कलशीरा गांव में आ पहुंचा और कलशीरा गांव सहित आसपास के सभी हिंदू गांवों पर गोलियां चलवाई। पास में सभी मुसलमानों ने हिंदुओं के घर को लूटा और उनकी स्त्री का बलात्कार कर उनका धर्मांतरण किया। बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। इन सब में मुसलमानों ने दलितों को काफिर कहकर निशाना बनाया। यह सब जो घटना घट रही थी वह ज्यादातर दलितों के साथ ही हुआ। दलितों के बड़े समूह ने जोगेंद्रनाथ मंडल से एक ही प्रश्न किया, क्या यह मुसलमान दलित एकता एकमात्र दिखावा था या असल मकसद धर्मांतरण था? बेवकूफ, निर्लज और अपरिपक्व राजनेता जोगेंद्रनाथ मंडल कुछ न कह सके। मुसीबत दलितों पर पड़ी और अब
उनके मूर्ख नेता जोगेंद्रनाथ मंडल की बारी थी। पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स उनके घोर विरोधी हो गए। उस समय फेडरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अली को जोगेंद्रनाथ मंडल पर भरोसा नहीं था और वह अपने अविश्वास को सबके सामने जाहिर कर रहे थे। धीरे धीरे करके कैबिनेट सदस्य भी जोगेंद्रनाथ मंडल को सच्चा देशभक्त नहीं कहते थे। फेडरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अली कैबिनेट के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जोगेंद्रनाथ से छुपाने लगे। जोगेंद्रनाथ मंडल को इस बात से काफी चोट पहुंची और बड़े भारी मन से अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। जोगेंद्रनाथ मंडल ने लियाकत अली खान को खत लिखकर अपने इस्तीफे की मंशा को प्रस्तुत किया और उन्होंने लिखा, मुस्लिम लीग से मैं जुड़ा और उसकी वजह थी मुसलमान और दलित का एक समान हित। मुसलमान और दलित अत्यंत पिछड़े थे, वह किसान थे या फिर मजदूर। जब 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, उसके बाद हिंदुओं ने मुझसे मुस्लिम लीग से निकल जाने की मांग की, लेकिन मैंने तब भी मुसलमानों का साथ दिया। मैंने अपनी वफादारी मुस्लिम लीग के प्रति कायम रखी। मैं आपको इस बात से अवगत करा दूं कि पूर्व पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार चरम पर है। पश्चिम पाकिस्तान हिंदुओं को भगाने में सफल रहा और अब पूर्व पाकिस्तान उसी राह में खड़ा है। अक्टूबर 1950 जोगेंद्रनाथ मंडल एक कायर आदमी की तरह अपने दलित समाज को छोड़ भारत आ गए। वह दलित हिंदू जिन्होंने जोगेंद्रनाथ मंडल के कहने पर भारत को नजरअंदाज कर पूर्व पाकिस्तान में रहने का फैसला किया, उनका अब कोई नेता पाकिस्तान में ना बचा। पूर्व पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए आवाज उठाने वाले जयंत करमारकर ने कहा, हमारे लिए जोगेंद्रनाथ मंडल सबसे बड़े खलनायक हैं। जिन हिंदू दलितों ने पूर्व पाकिस्तान पर रहने का निर्णय किया वह इसलिए गए क्योंकि जोगेंद्रनाथ मंडल एक बड़े नेता थे। लेकिन बंटवारे के बाद जब हिंदू दलितों पर अत्याचार हुआ तो उन्होंने क्या किया? सिर्फ एक इस्तीफा देकर भारत भाग आए। सभी दलितों ने उन पर बड़ी आस रखी थी और यह उम्मीद लगाई थी कि जोगेंद्रनाथ मंडल कुछ करेंगे, लेकिन वह तो भारत भाग गए और रह गए दलितों को उनके हाल में छोड़ अत्याचार सहने वाले जिंदा लाश बना दिया। सच कहें दोस्तों तो हमारी दृष्टि से जोगेंद्रनाथ मंडल एक कायर नीच व्यक्ति थे, मूर्ख भी कह सकते हैं, क्योंकि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद वह इस्लाम के इतिहास को न समझ पाए। इस्लाम एक रूढ़िवाद विचारधारा है और उनके अनुयायी मुसलमान गैर मुसलमानों को काफिर मानते हैं। वह काफिरों की हत्या को जायज मानते हैं, शुरुआत में भाईचारा दिखाते हैं और जब कार्य सिद्ध हो जाए तो गैर मुसलमानों को कुचलने में क्षण भर का समय भी नहीं लगाते। हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने इस्लाम पर अपने कई विचारधारा को प्रस्तुत किया, जिस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। जोगेंद्रनाथ मंडल ने हमेशा खुद को दलितों का हितैषी कहा, लेकिन जब उन पर अत्याचार हो रहा था तब मौन बैठ तमाशा देखा और जब बात खुद पर आई तो इस्तीफा देकर भारत आ गए। क्या उनमें जरा सा भी शर्म न बची? जिस भारत को वह देखना पसंद न करते, मुसीबत आने पर उसी भारत में अपना भविष्य देखने लगे। जोगेंद्रनाथ मंडल अगर सच में अपने दलितों के हितैषी होते तो खून के आखिरी बूंद तक लड़ते उनके लिए। अकेले अपने दम पर सीलहट को पूर्व पाकिस्तान मिलाने का डींगे हाँकने वाले मंडल क्यों सीलहट के दलितों के लिए ना लड़े? जोगेंद्रनाथ मंडल में अगर जरा भी शर्म होती तो अकेले भारत भागने के विकल्प को ठुकरा कर लड़ते या फिर आत्महत्या कर लेते। जोगेंद्रनाथ मंडल को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए, कम से कम थोड़ी इज्जत तो बच जाती। सच कहें तो जोगेंद्रनाथ मंडल थूक कर चाटने वाला निर्लज्ज व्यक्ति है। घटिया नीच कायर से भी गिरा हुआ गद्दार इंसान था जोगेंद्रनाथ मंडल। भारत वापस आकर वह पूर्व पाकिस्तान से आए शरणार्थी कैंप में गए और उनके उत्थान के लिए काम करने का प्रयास किया। भारत वापसी के बाद उनके साथ कुछ भी अच्छा न हुआ। भारत में रह रहे दलितों का उन पर से विश्वास उठ गया। वह अलग अलग कैंप्स पर भटकते रहे, लेकिन एक छोटी सफलता भी उनके हाथ न लगी। उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बालीगंज उन्होंने विधानसभा सीट का चुनाव लड़ा और परिणाम स्वरूप उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार पुलिन बिहारी खटीक से हार का स्वाद चखना पड़ा। उस चुनाव में इतना जाहिर हो चुका था कि वह दलितों का मुद्दा बनाकर राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि दलितों ने उन पर विश्वास करना बंद कर दिया और वह उन्हें देखना तक पसंद न करते थे। जोगेंद्रनाथ मंडल ने इस चुनाव के बाद सबको तब चौंका दिया जब उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। कांग्रेस के सदस्य बनने पर उन्होंने बताया कि मैंने देश की सेवा को अपना परम कर्तव्य मानकर कांग्रेस ज्वाइन किया। 1957
विधानसभा चुनाव में जोगेंद्रनाथ मंडल को किसी भी सीट से चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने विधानसभा में जाने का अंतिम प्रयास सन 1964 में किया। वह निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन इस बार उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार रमेश चंद्र मलिक ने हराया। राजनीति में अपनी जगह बनाने के सारे रास्ते बंद हो गए। 5 अक्टूबर 1968 कोलकाता में उनकी गुमनामी में मृत्यु हो गई। केंद्र से लेकर पश्चिम बंगाल का कोई भी कांग्रेसी सदस्य उनके मृत्यु पर शोक प्रकट करने न आया। इतिहास के पन्नों पर आज उनका नाम खो गया है, और कुछ बचा भी है तो दृष्टिहीन, कायर, लालची और निर्लज नेता के सिवा उनके विवरण में और कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों, यह वीडियो था चौधरी रहमत अली और जोगेंद्रनाथ मंडल के जीवन पर। मिलते हैं अगले वीडियो में सत्य, साहस एवं ज्ञान की शोध में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।